हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम हमारी एनसीईआरटी सीरीज का सेकंड लेक्चर, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। देखिए, मैं आपको इस सीरीज के बारे में एक बार बता देता हूं। हम एनसीईआरटी क्लास जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करी है और 6th क्लास में हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है फ्रॉम व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। उसी के साथ उसी सीरीज में हम ये दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है आर्केड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी लोग कैसे जो शिकार करते थे या जो संग्राहक कहलाते थे वो कैसे भोजन का उत्पादन करने लगे थे, उन सभी के बारे में जानेंगे, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से समझिए। जो ह्यूमन हिस्ट्री है या मानव इतिहास कहे हैं हम, उसे समझने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और देखिए, ये एक कहानी से शुरुआत होती है। तुषार नाम का लड़का है, तुषार ट्रेन जर्नी, इसके बारे में जानते हैं हम। देखो, ये तुषार है, कितना अच्छा बच्चा है। तुषार एक बार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कजन की किसी शादी में, और उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जैसे बच्चों को रोने के बाद मिली जाती है वो। और उसे ट्रेन से बाहर देखा कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, घर हैं, खेत खलियान हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो पीछे छूटते जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन आगे की तरफ चलती जा रही थी। तभी उसके अंकल जी आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं कि पता है बेटा, जो ये ट्रेन है ना, ये तो मुश्किल से 150 साल पहले से चली है, और ये बस है, ये तो कुछ डिकेड्स यानी एक डिकेड्स में 10 साल होते हैं, यानी कुछ डिकेड्स यानी कुछ सालों पहले ही चली हैं। ये बात सुनकर जो तुषार था वो चौंक गया कि कुछ साल पहले ही चली हैं, तो लोग पहले कैसे ट्रेवल करते थे? अगर इतनी तेजी से नहीं जाते थे तो वो व्यापार कैसे करते थे? और भी बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में उठने लगे थे। तो इसको आधार बनाकर ही ये चैप्टर समझाने के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है। आइए जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो आरंभिक मानव थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों थे? वाई वर दे ऑन मूव? देखिए, इसके लिए चार चीजें, चार रीजन बताए गए हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम उन लोगों के बारे में तो जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले, यानी 2 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब क्या है? देखो, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 2 मिलियन यानी 20 लाख, ठीक है। तो 20 लाख, समझ आ गई बात? 2 मिलियन ईयर्स एगो। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर्स गैदरर्स, जिन्हें हम आखेट या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, जो भोजन के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे। और जो आखेट या खाद्य संग्राहक कहते हैं, किस लिए कहते हैं हम? क्योंकि उनकी भोजन इकट्ठा करने की जो विधि थी ना, उसी के आधार पर हम ये नाम देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? देर आर मैनी रीजन फॉर दिस। तो जो पहला रीजन हम देखते हैं, यहां आप देख सकते हैं, इफ दे हैड टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। यानी कि अगर वो एक ही जगह रहते हैं तो वहां जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्लांट के फॉर्म में है चाहे वो एनिमल के में, वो उन्हें खत्म कर देते हैं। तो फिर वो उनका खाना खत्म हो जाता है एक जगह पर। अब बात करते हैं दूसरा जो रीजन है। दूसरा क्या है? यहां आप देख सकते हैं, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी जो एनिमल्स हैं जिनका वो शिकार किया करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपना खाना ढूंढने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उनका पीछा करने के लिए भी ये, क्योंकि उन्हीं का तो शिकार करना होता था, ठीक है, इसलिए उनका पीछा करते भी ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। इसके बाद जो तीसरा जो रीजन है, यहां आप देख सकते हैं, थर्ड जो रीजन है कि सीजनल ट्रीज, सीजन टू सीजन। अगर हम बात करें कि देखो, आम भी एक अलग सीजन में उगता है, सेब अलग में है, आलू की खेती अलग समय में की जाती है, बाजरा अलग समय में बोया जाता है, गेहूं अलग समय में बोया जाता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, वो अलग अलग मौसम में फल या फूल देते हैं, ठीक है। तो अगर एक मौसम में एक जगह पर फल या फूल खत्म हो जाते हैं तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता था, ठीक है। तीसरा रीजन ये था। उसके बाद है फोर्थ रीजन क्या है कि पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें ये तो पता ही है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
फिर भी हम पानी को बहुत वेस्ट करते रहते हैं। तो कोशिश किया करो आप पानी को वेस्ट ना करें, ठीक है। और देखो कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि अगला जो युद्ध होगा ना, अगला जो वॉर होगा वो किसको लेकर होगा, जो बड़ा वॉर होगा वो पानी को लेकर होगा। चलो उस बात को थोड़ा ड्रॉप करते हैं, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि पानी के लिए पानी कहाँ पाएगा, कहाँ मिलता था हमें, लेक्स में, स्ट्रीम्स में या रिवर्स में। तो इनमें मिलता था, तो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना। देखो कुछ सीजनल रिवर्स होती हैं। सीजनल्स का क्या मतलब है, यानी उन्हें बारिश के समय ही पानी आता था, अदरवाइज वो सूखी रहती थी। तो इसलिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स, यानी हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चलता है, वे कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें पता चलता है। तो देखो पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट, जिसको हम पुरातत्वविद कहते हैं, उनको कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनका निर्माण या उपयोग है ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक हैं यानी हंटर या गैदरर्स हैं वो प्रयोग करते थे। और इन्होंने इनका उपयोग कैसे किया, या तो पत्थरों से या लकड़ियों से या हड्डियों से। इनका उपयोग किस लिए किया, औजार बनाने के लिए, यानी टूल्स बनाने के लिए। टूल्स की जरूरत क्या होती थी, देखो कुछ का तो फल फूल काटने के लिए, या फिर हम मान सकते हैं कि हड्डियां और मांस को काटने के लिए, या पेट की छाल उतारने के लिए, या जानवरों की खाल उतारने के लिए। और कुछ है उनसे हम लकड़ियां भी काटते थे, या कुछ है उनसे हम जैसे हट से झोपड़ी बनाई जाती थी, या अन्य टूल्स भी बनाए जाते थे। यहाँ पर दो प्रकार के पत्थर के जो औजार हैं वो दिखाए गए हैं, एक तो ये है और एक ये है। यहाँ आप देख सकते हैं डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट द एडिबल रूट्स, जो खाने योग्य जड़ होती थी उनको खोदने के काम आते हैं। जैसे आज हम आलू भी बोते हैं, मूली है, वो निकाल के खाते हैं ना, तो पहले ऐसे ही खोद कर निकाला जाता था। खोदने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, इस प्रकार के पत्थर। और उसी के साथ ये है जो राइट साइड वाला, ये देखो नुकीला है, इसकी बजाय में ये ज्यादा नुकीला है, ठीक है। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, यानी जानवरों की खाल से जो वस्त्र बनाए जाते थे उसके लिए, ठीक है। इसके बाद इसी के साथ हम आगे बात करते हैं चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, यानी रहने योग्य स्थान था उसको कैसे निर्धारित करते थे। देखिए इसमें बताया गया है कि लुक एट द मैप टू, पहले मैप को देख लेते हैं। देखो ऑल द प्लेस मार्क विद द रेड ट्रायंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट, रेड ट्रायंगल्स हमें क्या देखनी है, रेड ट्रायंगल्स। तो एक बार मैप को देखते हैं। देखिए ये है भीमबेटका, ये है भीमबेटका, ये है मध्य प्रदेश में। आप याद रखें ये एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, मध्य प्रदेश यानी एमपी। उसी के बाद नीचे आप देखेंगे हुसंगी, हुसंगी कहाँ है, ये है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। उसी के बाद ये है कुरनूल, कुरनूल गुफाएं, कुरनूल केव्स, ये कहाँ है, ये रहेंगी हमारी आंध्र प्रदेश में। इन तीनों को आप याद रखें। इस मैप को हम दोबारा से देखेंगे, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखो ये मैप्स है ना, इनके अलावा हमें और भी बहुत सारे स्थान मिले हैं जहां पर ये हंटर और गैदरर्स हैं, ये रहते थे। लेकिन ये कुछ मुख्य हैं जहां से हमें पक्के एविडेंसेस मिले हैं, पक्के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो यहां से महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, और जहां यहां से हमें बहुत से पत्थर मिले हैं जिनसे हमें इसे सभ्यता के बारे में और भी जानने को मिलता है। और यहां आप एक फोटो देख सकते हैं, ये है, ये भी हमें कहां से मिलती है, भीमबेटका की गुफाओं से। यहां आप देखेंगे भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में। अभी कहां है, मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश में। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, ये सबसे पुरानी साइट है जहां पे हमें गुफाएं और रॉक शेल्टर्स देखने को मिलती हैं। लोग यहां पर रहते थे, ये नेचुरल केव्स थी। बिकॉज क्यों रहते थे, पहली बात तो उन्हें शेल्टर मिलती थी, रेन से वो बच जाते थे, गर्मी से या सर्द हवाओं से, या वो मतलब जानवरों से भी अपने आप को बचा पाते थे, ठीक है। दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, ये किसके पास है, नर्मदा वैली। अच्छा नर्मदा वैली क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नर्मदा जो रिवर है वो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी ईस्ट टू वेस्ट बहती है। और जहां जहां से ये बहती है ना, जहां जहां से ये बहती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हमें, नदी घाटी या रिवर वैली। तो इसी प्रकार नर्मदा वैली, जहां से नर्मदा नदी बहती है उसको क्या कहेंगे हम,
नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, ये है गुफाएं, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हैं। और इसके साथ अगला बात आता है कि साइट्स क्या होती हैं। साइट्स, साइट्स जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुरास्थल। पुरास्थल से हमारा क्या तात्पर्य है, देखो पुरास्थल एक ऐसा स्थान होता है जहां से हमें पुराने या अवशेष मिलते हैं, किसके, औजारों के, बर्तन के या इमारतों के, हमें अवशेष मिलते हैं जहां से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, ये लोगों ने बनाई होगी और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो ये यहीं पर रह गई थी। और वो कुछ डिस्ट्रॉयड भी है जिनसे हमें पता चलता है कि उन्होंने कैसी स्ट्रक्चर बनाई होगी। ये सभी चीजें हमें आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही ये हमें कहीं पर जमीन के ऊपर मिली है, कहीं जमीन के नीचे, कहीं पानी में भी मिली है, ये अलग अलग जगह में मिली है। आगे जब हम थर्ड चैप्टर करेंगे उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें इन सबको हम अच्छे से देखेंगे। इसके बाद है कि हमें आग के बारे में कैसे पता चलता है कि पहले के लोग आग के बारे में जानते थे। देखो हमने कुरनूल की गुफाएं देखी थी, कुरनूल की गुफाएं मैप में देखी, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। कुरनूल की गुफाएं यहां मैप में देखो, वेट, कुरनूल की गुफाएं ये देखो आंध्र प्रदेश में है कुरनूल की गुफाएं। और कुरनूल की गुफाओं में सबसे मेन बात क्या है, यहां पर राख के अवशेष मिले हैं। राख यानी ऐश। ठीक है, ऐश के अवशेष देखने को मिले हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसमें। यहां हमें पहली बात तो किसके अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ जो लोग थे इस समय में वो आग जलाना सीख चुके थे। ठीक है, और इसी के साथ आग का जो प्रयोग है वो अलग अलग काम के लिए किया जाता था, जैसे कि एज ए सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के लिए, और टू रोस्ट मीट यानी मांस को पकाने के लिए, या टू स्केयर अवे एनिमल्स यानी कि जो खतरनाक जानवर थे उनको दूर भगाने के लिए। आज भी हम जो आग का प्रयोग है कुछ कुछ इसी प्रकार से करते हैं। एक बार इसको पढ़ते हैं, मैं इसको दोबारा से आपको समझाता हूं। एक बार देखो इसमें कुछ मुख्य चीजें हैं। पहली बात तो आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो पुरानी चीजों की स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं आपको एक बार बता देता हूं ये सभी चीजें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलो हम यहां कोशिश करते हैं। यहां देखो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। हिस्ट्री को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला कौन सा, पहला है एंशिएंट, फिर है मेडिवल, फिर है मॉडर्न। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम किसकी, एंशिएंट की। एंशिएंट हिस्ट्री को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भाग कौन कौन से हैं, पहली बात तो है प्री हिस्टोरिक। कौन सा, प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद है प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक यानी आधे ऐतिहासिक काल। और फिर थर्ड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हिस्टोरिक, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक काल। अब देखो सबसे जो ज्यादा बातें हमें जो सबसे लंबा समय है वो किसका पता चलता है हमें, परी हिस्टोरिक का। परी हिस्टोरिक को भी हमने आगे डिवाइड किया 2 में। 2 में किस किस में, एक तो है स्टोन एज जिसे हम कहते हैं पाषाण युग, दूसरा है कॉपर एज, कॉपर एज जिसे हम ताम्र युग या तांबा भी कहते हैं। फिर जो स्टोन एज है ना, स्टोन एज को भी हमने फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया। ये कौन कौन से हैं, पहला है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, मीजोलिथिक, मीजोलिथिक। ठीक है, और थर्ड हो जाएगा नियोलिथिक जिसे हम नवपाषाण कहते हैं। ठीक है, आप इन्हें ध्यान रखें। अब एक बार इसको देखते हैं। देखो मैंने बताया 3 भागों में, तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, पैलियोलिथिक। पैलियो, पैलियो का मीन्स क्या होता है, पैलियो मीन्स ओल्ड। ठीक है, और लिथोस मीन्स स्टोन यानी पूरा पाषाण। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, पूरा पाषाण। ठीक है, तो इंपोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग ऑफ स्टोन एंड टूल, इनसे हमें इन सभी से ये पता चलता है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें कि इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, इसका पीरियड क्या रहेगा, ये फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स यानी 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको भी हमने 3 भागों में बांटा, लोअर, मिडल, अपर एंड पैलियोलिथिक। अभी मैंने बताया दिस लॉन्ग स्पेन टाइम कवर्स द 99% ऑफ
ह्यूमन हिस्ट्री यानी जो मानव इतिहास है ना, उसका 99% कौन से मिलता है हमें? पैलियोलिथिक से। इसी के साथ दूसरा कौन सा है जिसमें हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिले थे? दूसरा कौन सा हो जाएगा? मैंने बताया आपको मीजोलिथिक। इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक, ठीक है। और इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं। माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं? देखो जो पूरा पाषाण था ना, यहां पर हमें पत्थर के औजार देखने को मिले, वो बड़े बड़े थे, लेकिन जो मीजोलिथिक है इसमें हमें छोटे आकार के भी पत्थर के औजार देखने को मिले हैं, इसीलिए इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं माइक्रोलिथ्स, ठीक है। इसी के साथ है नेक्स्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 10,000 साल से लेकर और लगभग 2,000 साल तक रहेगा, ठीक है। तो ये सभी था, इसको एक बार आप ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है कि बदलती जलवायु कैसी थी? चेंजिंग इन्वायरमेंट यानी जलवायु, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि जो हमारा हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था, ठीक है, और जो एंशिएंट है उसको भी हमने आगे 3 भागों में बांटा। उसी के आधार पर एक ये देखो, अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद ए शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन, यानी गर्मी बढ़ने लगी थी, जिसके कारण यहां पर ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान थे वो उगने लगे थे। अब घास के मैदान उगने लगे थे तो जो घास को खाने वाले जीव हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगी थी, यानी हिरण हो, चाहे वो बकरी हो, भेड़ हो, वो सभी उनकी संख्या भी बढ़ने लगी थी। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे ना, वो भी इनके पीछे पीछे आने लगे थे और देखने लगे थे कि जो जीव हैं ये कैसे रहते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें खाते हैं, और इनको पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार इनको पालने की बात करने लगे थे या उनके बारे में सोचने लगे थे। हाँ, एक बात आप यहां याद रखना कि फिशिंग ऑल्सो बिकम द इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिशिंग थी यानी जो मछली भी इस समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगला टॉपिक है कि द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। देखो इस उप महाद्वीप में, अच्छा उप महाद्वीप क्या होता है? मैं बार बार उप महाद्वीप सब कॉन्टिनेंट नाम ले रहा हूं। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट तो होता है बड़ा, और उस कॉन्टिनेंट का एक जो छोटा हिस्सा होता है उसे कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या मतलब हो जाएगा? जिसमें इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, जिसमें नेपाल भी आता है, जिसमें भूटान भी आता है, जिसमें बांग्लादेश भी आता है, जिसमें श्रीलंका भी है, और जिसमें श्रीलंका के साथ साथ हम अगर मालदीव भी, ठीक है। ये सभी जो देश है ना, इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं? ये एक कॉन्टिनेंट बन गया जिसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट का ही एक छोटा रूप होता है जिसे कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इस समय में जो महिलाएं थी या कुछ बच्चे थे, उन्होंने अनाज को अलग अलग जगह से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही वो यह देखने में लग गए थे कि ये जो अनाज है कौन सी कंडीशंस में उगता है, कहां उगता है, मतलब प्रॉपरली नहीं, वैज्ञानिक रूप से नहीं, बस एक मोटा मोटा अंदाजा। आज की तरह नहीं कि सोशल मीडिया में हम बार बार देखते हैं कि जैसे एक मूंग का बीज लिया और उसको डाल दिया एक तरफ, उससे जो मिरर लगा रखा है और पानी डालते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि एक दिन में कितना ग्रो हुआ, 2 में, 3 में, 4 में, वो किस तरह से ग्रो करता है। तो पहले लोगों ने ये चीजें ऑब्जर्व की, ठीक है, कि कैसे ये चीजें हैं वो काम कर रही हैं। इसी के साथ ही उन्होंने देखा कि जो कितना समय ले रही है, कब पककर तैयार हो जाएंगी, और कौन कौन सी कंडीशंस इनके लिए फेवरेबल हैं, ये सभी देखिए, और धीरे धीरे वो फार्मर्स बन गए थे, ठीक है। ये याद रखना कि ये 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम आएगा कि जो फार्मर्स हैं वो कैसे डेवलप हुए थे, मतलब उन्होंने कैसे खेती करना सीखा था। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे देखें कि हर्डिंग यानी पशुपालन कैसे हुआ। देखो मैंने बताया कि घास के मैदान बनने स्टार्ट हो चुके थे, और लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए स्टार्ट किया था। ये सब उन्हें पालतू बनाने की कोशिश की। सबसे पहले यहां एक बात याद रखना कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को यहां हम देख सकते हैं, टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, यानी जिस जानवर को पाला गया वो कौन था? वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। देखो इसके बारे में 2 स्टोरीज हैं। एक तो है भेड़िया या जिसे हम वोल्फ कहते हैं, ठीक है, और एक है जंगली कुत्ता जिसे हम
जंगली कुत्ता जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी, देखो वो ये माना जाता है कि जब लोग शिकार करते थे, जो बचा हुआ खाना था उसको घर के बाहर या अपनी शेल्टर के बाहर रख देते थे और भेड़िया था वो उसे आकर खाता था। इसी प्रकार धीरे धीरे भेड़िया था वो आदमी के साथ रहने लग गया था और वो उसका आपने देखा होगा एक चीज हम आगे भी देखेंगे कि जो जंगली जानवर होते हैं और जो पालतू जानवर होते हैं या गांव के जो जानवर हैं उनमें बहुत फर्क देखने को मिलता है। उनके दांत हैं वो जंगली जानवर के बड़े होते हैं और जो पालतू होते हैं उनके छोटे होते हैं। इसका कारण क्या है? देखो जो जंगली जानवर होते हैं ना उन्हें अपना शिकार खुद करना होता है, लेकिन जो पालतू हैं उन्हें अपना खाना है वो मिलता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से धीरे धीरे लोगों ने भेड़ बकरियों या गाय हैं सूअर हैं जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करते रहे, जैसे उन्हें खाना देते रहे या अन्य रूप से पानी की सुविधा इसी प्रकार करते रहे थे। और जो ऐसे जानवर होते हैं ना ये सभी झुंड में रहते हैं, यानी एक ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर इनमें से घास खाने वाले ही होते हैं और अन्य सभी से इनकी रक्षा करने लगे, तो इसी प्रकार ये सभी साथ रहने लगे थे और इसी प्रकार से कुछ लोग थे वो हर्डर्स भी कहलाए, यानी पशुपालक भी कहलाए। अच्छा, तुम इसमें एक क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, यानी क्या तुम बता सकते हो सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया था? देखो इसमें अलग अलग कहानियां है कि कुत्ते, पहली बात तो उनके लिए कोई अलग से खाना नहीं बनाना आता था। कुत्ते हैं बहुत ही वफादार होते हैं और कुत्ते का जो साथ है वो व्यक्ति को मतलब अन्य खतरों से भी बचाता रहता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ आता है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब है? घरेलूकरण। घरेलूकरण की प्रक्रिया कैसे होती थी? देखो लोगों द्वारा सबसे पहले पौधे उगाने या जानवरों की देखभाल करने की जो प्रक्रिया स्टार्ट की थी ना उसी को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। इसको क्या कहते हैं हम? डोमेस्टिकेशन। ये डोमेस्टिकेशन वो नहीं है कि घर का कामकाज करना, वो डोमेस्टिकेशन है। ठीक है, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? पौधे या जानवरों की देखभाल करने की। ठीक है, तो लोग थे उन्हीं जानवरों या पौधों का चयन करते थे जिनसे बीमारी कम फैलती हो या पौधों का नुकसान कम हो या जिन पौधों में अनाज के दाने मोटे हों ताकि उन्हें मेहनत कम करनी पड़े। ठीक है, और यहां आप देख सकते हैं ये दो, एक ये है और एक ये बड़ा दांत है और ये छोटा है। ये कैसे है? ये जंगली सुअर का दांत है और ये मतलब जो पालतू सुअर थे या ग्रुप में रहने लगे थे लोगों के साथ वो थे। और इसमें बताया गया है कि जो लोग हैं ना वो सिर्फ उन्हीं जानवरों को पालते थे जो हिंसक नहीं होते थे। हिंसक का मतलब है जो वो मतलब एक दूसरे पर अटैक नहीं करते थे। ठीक है, उन्हीं को पाला जाने लगा था। इसी के साथ आप यहां देखेंगे कि यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में चलती रहती थी और करीब 12,000 साल पहले से ही शुरू हुई थी। वास्तव में हम जो भोजन करते हैं ना, यहाँ देखो फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन, मतलब जो भोजन कर रहे थे वो इसी प्रक्रिया की वजह से कर पा रहे थे। ठीक है, और कृषि के लिए अपनाई गई फसलों में सबसे प्राचीन फसल की बात करें तो कौन कौन सी हैं? गेहूं एंड जो व्हीट एंड बार्ली। ठीक है, और उसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कौन कौन थे? पहले हमने बात की कौन सा था? कुत्ता, और उसके बाद सिप एंड गोट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां आप देख सकते हैं वे इन विच ग्रेन वॉज यूज, यानी वो कौन से तरीके थे जिनके लिए ग्रेन को यूज करते थे। कैसे? पहली बात तो एज ए सीड्स, बीज के रूप में, खाने के रूप में, गिफ्ट्स उपहार के रूप में स्टोर्ड। पहले चॉकलेट्स नहीं होती थी। ठीक है, तो इसीलिए उपहार के रूप में ये ग्रेन्स दिए जाते थे। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी एक नई जीवन शैली। नई जीवन शैली से क्या मतलब है? देखो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि एक बीज को डाला जाता है, वो कैसे ग्रो करता है उसको हम मॉनिटर करते रहते हैं। आज तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। तो लोगों ने एक जगह रहना स्टार्ट किया था, उसके कुछ कारण थे। कौन कौन से कारण थे वो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम किसी भी पौधे को बोते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसे मतलब ग्रो होने में कुछ समय लगता है। ठीक है, और उसी के साथ ही ये कुछ दिन ले सकता है या कुछ हफ्ते या कुछ महीने या कुछ साल भी हो सकते हैं। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट, जब उन्होंने मतलब प्लांट पौधों को उगाना शुरू किया था तो उनकी देखभाल के लिए एक लंबे समय के लिए एक स्थान पर रहना पड़ता था। तो इसी लोगों ने देखा कि कौन सा
कौन सा पौधा कौन से स्थान पर कितने समय में होता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ पहली बात तो जो प्लांट्स है उनकी देखभाल करनी होती थी, किस लिए उनको पानी भी देना होता है, अगर वहां पर कीट हैं या मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको भी हटाना होता है, या जो जानवरों से भी बचाना होता है। आज भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं, या एक खेत में पुतला बना दिया जाता है ऐसे करके, ठीक है, जिससे वो घूमता रहता है हवा में और पक्षी हैं वो बैठते नहीं, ताकि जो अनाज के दाने हैं वो बचे रहें। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो अनाज है उसका रख रखाव किया जाता था, उसकी देखभाल की जाती थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो अनाज है ना, ग्रेन है, उसका प्रयोग किस किस प्रकार किया जाता है। स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स, यानी खाने के लिए भी और आगे दोबारा से अगले सीजन में उसको दोबारा से बोने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता था। तो पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट इन मैनी एरियाज। दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, यानी बड़े बड़े पोर्ट्स बनाने लग गए थे, या बास्केट या डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। देखो ये बात हमें अपने पूर्वजों से भी सुनने को मिलती है कि पहले जो अनाज है उसको एक खड्डा खोद के उसके अंदर दबाया जाता था और ऊपर से उसे ढक दिया जाता था, या फिर बड़े बड़े जो बर्तन हैं उनमें भी हमने इनको देखा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में आगे भी चैप्टर में बताया गया है। आगे देखते हैं रियरिंग एनिमल्स। रियरिंग एनिमल्स, इस हेडलाइन से हमारा मतलब है कि जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए मतलब फूड का एक स्टोरेज के रूप में काम करते हैं। तो कैसे करते हैं, हमें पता है एनिमल्स है रिप्रोडक्शन तो करते हैं, रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी, यानी एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। बिसाइड्स इफ दे लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क, और क्या क्या मिलता है हमें इनसे फूड मिलता है, हमें इनसे मीट भी मिलता है, हमें इनसे मतलब इनकी खाल भी मिलती है जिससे हम कपड़े भी बनाते थे या अन्य स्टोरेज की चीजें भी बनाते थे। ठीक है, तो इन्हें कहा गया था ए स्टोर ऑफ फूड, यानी भंडारण का एक तरीका माना गया था कि जो पशुपालन है वो भी भंडारण का एक तरीका है, किसका, भोजन का। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द एनिमल यूज फॉर टुडे। आज जो जानवर है उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। देखो इसमें बताया गया है कि पहले तो मानचित्र देखो, मानचित्र यानी मैप। ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं मैप। यहां आप देख सकते हैं मैप, देखिए ये जो आपको ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, ब्लू स्क्वायर। ठीक है, ये जो ब्लू स्क्वायर है ये बुर्ज-होम है, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ का है। ये मेहरगढ़ रहेगा पाकिस्तान में, और मैंने बताया ये कहाँ रहेंगे, ये दोनों रहेंगे यूपी में, चिरांद है बिहार में, दर्जली है असम में, और यहाँ अगर आप थोड़ा इसको और ऊपर करें हम तो ये हल्लूर है कर्नाटक में, और ये पय्यमपल्ली है, बस यही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जो हमें देखने को मिले हैं। यहां से हमें क्या क्या मिले हैं, देखो जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना उन्होंने बताया कि शुरुआत में स्टार्टिंग में जो खेती हुई थी उसमें हमें, एक मिनट मैं निकाल देता हूं ये, हाँ यहां देखिए कि स्टार्टिंग में जो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि स्टार्टिंग में जब खेती की थी तो वो इस जो ये मुख्य स्थान है यहां पर हुई थी, जो कि चाहे आप नॉर्थ वेस्ट में लगा लो, चाहे आप ईस्ट में लगा लो, चाहे आप साउथ इंडिया में लगा लो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर मतलब जो हर्डर्स हैं या फार्मर्स हैं वो रहते थे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ हड्डियां भी मिली हैं, जैसे आगे फोटोज भी कुछ दिखाई गई हैं जिनके औजार भी बनाए गए थे, और यहाँ पर बहुत सारी फसलें भी अलग अलग उगाई जाती थी, यहाँ फसलों के अवशेष भी हमें देखने को मिले हैं। देखो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां से हमें फसलों के जले हुए अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टूवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। टूवर्ड्स ए सेटल लाइफ यानी एक नई जीवन शैली या स्थायी जीवन की ओर की बात करें कि स्थायी जीवन कैसा था। तो देखो हमने अभी एक स्थान देखी थी बुर्ज-होम। बुर्ज-होम कहाँ है, कश्मीर में, यानी नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर में। ठीक है, आपने देखा होगा
अभी देखो बुर्ज होम में गर्तवास मिला है। गर्तवास क्या होता है? गर्तवास ऐसा स्थान होता है जो गड्ढा खोद के एक घर सा बनाया जाता है, ठीक है। और यहां पर सीढ़ियां बनाई गई थी। सीढ़ियां पक्की सीढ़ियां नहीं थी, वो कच्ची सीढ़ियां ही थी, कुछ पत्थरों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो यहां उतरने के लिए सीढ़ियां भी, जैसे हम अगला चैप्टर जो करेंगे उसमें देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक बड़ा शनानागार है जहां से चारों तरफ से सीढ़ियां लगाई गई हैं। इसी प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार का घर बनाया गया था, ठीक है। तो इस घर के क्या फायदे होते थे? पहली बात तो ठंड के मौसम में ठंड कम लगती थी या गर्मियों में बचा जाता था। और यहां से जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उन्हें क्या मिला है? आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, यानी कि जो चूल्हा होता है ना वो घर के अंदर भी मिला है और वो घर से बाहर भी मिला है। देखो घर के अंदर मिलने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि मौसम अनुसार अगर बारिश होती है तो वो घर के अंदर खाना पका सकते हैं, या फिर सर्दी होती है तो सर्दी में वो, जैसे आज हम रूम हीटर का प्रयोग करते हैं ना, पहले रूम हीटर तो था नहीं, तो वो आग का प्रयोग किस लिए करते थे? आज भी कुछ घरों में जो आग का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? रूम को गर्म करने के लिए। दूसरा ये था कि एक मौसम में बाहर खाना पका सकते हैं और वो एक में अंदर, या फिर ये हो सकता है कि रात के समय बाहर या दिन में अंदर, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें दो जगह से क्या मिले हैं? हमें चूल्हे मिले हैं, ठीक है, मतलब आग जलाने के स्थान मिले हैं अलग अलग। और बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो मतलब पैलियोलिथिक पीरियड से अलग हैं, जिनके ऊपर पॉलिश की गई है, ठीक है। जैसे ओखली या मुसल आपने सुना होगा। आज के समय में तो मिक्सी आ गई है, आपने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर वाला आपके घर में भी देखा होगा, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर वाला कुछ, जिससे इसके अंदर कुछ डालते हैं, जैसे बादाम डाल दिए यहाँ और इसकी सहायता से इसे पीसते हैं, ठीक है। तो पहले भी यही मानते हैं कि उस समय में ये सभी मतलब जो औजार है उनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? पीसने के लिए। जो अलग अलग है, ये आप देख सकते हैं पॉलिश्ड स्टोन है, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम आगे बात करें, मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव बीन आल्सो फाउंड, यानी बहुत सारी जो पॉट्स हैं वो भी मिली हैं। यहाँ फोटो देख सकते हैं आगे, ये पॉट्स हैं, ठीक है। ये इस प्रकार के पॉट्स हैं। इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? हमने पढ़ा था अभी कि इनका प्रयोग खाना स्टोर करने के लिए या जो बीज थे उनको स्टोर करने के लिए किया जाता था, ठीक है। इसके साथ ही अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, यानी वो क्लॉथ को स्टिच करने लगे थे। इसके लिए अच्छा, कपड़ा जब भी बन रहा था तो उसके लिए क्या चाहिए? कॉटन, यानी कॉटन भी वो उगाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट द वंस, यानी कि क्या सभी जगह एक ही प्रकार का परिवर्तन हो रहा था? देखिए ऐसा नहीं होता है कि सभी जगह एक ही प्रकार का परिवर्तन होता है। क्यों? देखो कुछ एरिया थे जहां पर मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट, यानी अभी भी कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर लोग शिकार कर रहे थे और खाने को इकट्ठा कर रहे थे। दूसरी जगह कुछ ऐसी जगह थी जहां खेती स्टार्ट हो चुकी थी या पशुपालन स्टार्ट हो चुका था, और इसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग थे जो समय समय पर अपना काम था वो बदलते रहते थे, ठीक है। तो सभी मतलब एक साथ ही चेंज नहीं आए थे, धीरे धीरे ये चेंज आए थे। उसके बाद बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान से समझना, मेहरगढ़। मेहरगढ़ पहली बात तो कहाँ है? मेहरगढ़, मेहरगढ़ एक जगह है पाकिस्तान में, ठीक है। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो स्थान है ना उस साइड है, जो पाकिस्तान के साउथ पे है, ठीक है। सॉरी, यहां पे देख सकते हैं ये मेहरगढ़ में इस प्रकार के कुछ घर मिले हैं हमें, यानी चौकोर घर मिले हैं। पहली बात तो मेहरगढ़ यह ईरान जाने का सबसे मुख्य रास्ता था। और बोलन पास, बोलन पास क्या है? देखो बोलन पास कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है ना उसके ऊपर है ये बोलन पास, जिसे बोलन दर। अच्छा, बोलन पास, पास क्या होता है? देखो ये दो पहाड़ है, मान लो ये दो पहाड़ है, इनके बीच का जो संकरा रास्ता होता है ना, नैरो वे होता है, उसे क्या कहते हैं हम? पास, यानी दर्रा, ठीक है। तो ये एक दर्रा है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट, यानी मेहरगढ़ ऐसा स्थान है जहां पर लोगों ने सबसे पहले जो गेहूं को उगाना सीखा था, और रियर द शिप एंड गोट्स, बकरी और भेड़ को पालना भी सीखा था। और यहां से हमें बहुत सारे जानवरों की हड्डियां भी देखने को मिलती हैं, जिनमें हमें हिरण है, सुअर और भेड़ बकरियों की हड्डियां भी देखने को मिली है। इसके साथ ही मैंने बताया यहाँ हमें एक चौकोर घर देखने को मिला है।
और इसमें 4 कमरे। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा बुखारी, अगर नहीं सुना है तो आसपास कोई बुजुर्ग हो ना, उससे सुनना बुखारी क्या होती है, वो आपको बताएंगे कि अनाज स्टोर करने का एक तरीका होता था, एक रूम होता था, उसे क्या कहते हैं, बुखारी। ठीक है, और चलिए इसी में आगे देखते हैं। देखो मेहरगढ़ में एक अनोखी चीज ये मिली, अदर फाइंड मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाउसेज, ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। पहली बात तो ये किस लिए स्टोरेज किए जाते थे, नहीं किस लिए काम आते थे, स्टोरेज के लिए। ठीक है, और दूसरी बात यहां आप देखेंगे, ये फोटो देखिए पहले, ये एक व्यक्ति का कंकाल है, स्केलेटल है। ठीक है, इसी के साथ ये बकरी है। ठीक है, ये बकरी है, और इसके पीछे मान्यता क्या थी, आप यहां देखेंगे कि व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। यानी कि डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है और उसमें खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसीलिए वो बकरी को भी साथ दफना देते थे। ठीक है, तो ये सभी कहानी है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले तुषार की कहानी देखी हमने। तुषार एक बच्चा है जिसे खिड़की वाली सीट मिली अच्छी, और वो बाहर देखता जा रहा है। उसके मन में एक क्वेश्चन आया कि ये सब कैसे है। उसके चाचा ने बताया कि ये सब तो कुछ समय पहले की बात है, और इससे पहले लोग थे वो कैसे चलते थे, इसके 4 रीजन बताए। पहली बात तो एक जगह पर रहेंगे तो वहां के जो रिसोर्सेज हैं उनको खत्म कर देंगे, फिर उनके पास खाना नहीं रहेगा, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। दूसरा, जिन एनिमल्स का वो शिकार करते थे उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था खाने के लिए, इसलिए वो उनका पीछा करते थे, तब भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तीसरा क्या है कि सीजन के अनुसार उन्हें स्थान बदलने पड़ते थे, जैसे मैंने बताया कि सेब अलग सीजन में होता है, आम अलग में होता है। इसी प्रकार जो फोर्थ है कि पानी के लिए जो मतलब सीजनल रिवर्स हैं या सीजनल पॉन्ड्स हैं जिनमें बारिश के समय ही पानी आता है, अगर वो सूख जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। उसके बाद आता है कि हम उन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। एक बात याद रखना, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक स्पेशल विभाग होता है जिसे कहते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग होता है। ठीक है, यही जो पुरानी चीजें हैं उनकी खोज करता है। ठीक है, यहां से हमें अलग अलग टूल्स मिले हैं जो 2 प्रकार के हैं। एक है जो कम साफ है, एक है ज्यादा साफ है। इनका प्रयोग मतलब जो खाना था जो जमीन के नीचे जड़ रूपी जो खाना होता था उसके लिए किया जाता था। इसका प्रयोग मतलब सीलने के लिए, खाल उतारने के लिए, इस प्रकार के प्रयोग किए जाते। फिर है कि लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में हमने बताया कि ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, हुसंगी है, कुरनूल है। आप इनके साथ मतलब कहाँ कहाँ है ये याद रखें। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, हुसंगी है वो कर्नाटक में है, आप इन्हें याद रखें। फिर ये एक चित्र मिला है भीमबेटका की गुफाओं से, आप याद रखें भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और लोग इन गुफाओं में क्यों रहते थे, हमने यहाँ देखा था कि बारिश से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, या ठंड हवाओं से बचने के लिए, या फिर उन्हें किसी जानवर से खतरा हो उससे बचने के लिए। और ये कहाँ है, नर्मदा वैली के पास। नर्मदा वैली बताया था मैंने, नर्मदा है एक नदी है, और नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ईस्ट टू वेस्ट बहती है। ठीक है, और जहां जहां से ये बहती है ना उसको क्या कहते हैं, घाटी। यानी नर्मदा नदी की जो घाटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जहां से ये बहती है। इसी के साथ हम आगे देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत गुफाएं हैं। उसके बाद साइट्स क्या होती हैं, साइट्स ऐसे स्थान होते हैं जहां से हमें पुरानी चीजें मिली हैं। ठीक है, जहां से अवशेष मिले हैं। ठीक है, और उसके बाद कुरनूल के हमने देखी, यहां से हमें क्या मिले हैं, आग, मतलब पहले के लोग आग से अवगत थे, इसके बारे में जानकारी मिली है, और आग का प्रयोग क्यों करते थे, इन सभी के बारे में बात की। फिर हमने इसको देखा कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइम पीरियड को अलग अलग नाम दिया गया था, कैसे पैलियोलिथिक है, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है। मीजोलिथिक का एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स। ठीक है, इन सभी के बारे में बात की। हाँ, इनका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, फिर है चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलती जलवायु, कि कैसे घास के मैदान बनने स्टार्ट हुए थे, उसके बाद कैसे जो एनिमल्स थे वो ग्रुप में रहने लगे थे, लोगों ने कैसे उनके बारे में पालने की बात सोची। ठीक है, और उसके बाद है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी पशुपालन और कृषि की शुरुआत कैसे हुई।
और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था डोमेस्टिकेशन, घरेलूकरण की प्रक्रिया कैसे हुई। मनुष्य ने जानवरों को देखा जो कम हार्मफुल थे, उनको मतलब अपने पास बुलाने की कोशिश की। और यहाँ हमने डिफरेंस देखा था, ये जंगली सुअर का दांत है और ये पालतू सुअर का। इनमें फर्क इसलिए क्योंकि जंगली जानवर को अपना शिकार खुद करना होता है, जबकि जो पालतू सुअर है उसे अपना खाना मिल जाता है। फिर लोग कैसे रहना स्टार्ट किया था, उन्होंने अनाज को कैसे ऑब्जर्व किया, उन्होंने कैसे अनाज को मतलब देखा कि कैसे उगाया जाता है, इन सब की हमने यहाँ बात की थी। उसी के साथ देखें कि रियरिंग एनिमल्स यानी जानवरों को चलते फिरते स्टोर के रूप में देखा था, फूड के स्टोर के रूप में, क्योंकि जानवरों से हमें दूध भी मिलता है, खाना भी मिलता है, मांस भी मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जानवरों से हमें मिलती हैं। इसके बाद बताया कि जो पहले फार्मर्स और हर्डर्स थे उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, कौन कौन सी चीजें हैं, कहाँ कहाँ हैं। जो हमने ब्लू स्क्वेयर्स देखे थे वो कहाँ कहाँ हैं, जैसे आसाम में देखा हमने, उत्तर प्रदेश में देखा, नीचे तमिलनाडु में देखा। ये सभी चीजें इसमें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। उसके बाद टुवर्ड्स से सेटल्ड लाइफ यानी एक स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़े थे। तो हमने इसमें भी देखा कि अलग अलग चीजें, कौन सी चीज कहाँ से मिली है। ओखल मूसली के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। फिर ये अलग जो पॉलिश स्टोन है इनके बारे में हमने बात की। उसके साथ ही देखेंगे पोर्ट से इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था। इनका प्रयोग अनाज को स्टोर करने के लिए, अनाज को स्टोर क्यों किया जाता था, इसके बारे में हमने यहाँ चार चीजें देखी थी कि अनाज को किस लिए स्टोर किया जाता था। पहली बात तो किसी को उपहार देना है, या हमारे खाने के लिए, या बीज के लिए, इन सभी के लिए हम इसे स्टोर करते थे, ठीक है। इसके बाद मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है पाकिस्तान में, और यहाँ एक वर्ड आया था बोलन पास। बोलन पास कहाँ है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे है। इसके बाद ही आगे हमने देखा मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में किस किस की खेती के अवशेष मिले हैं, बार्ले एंड व्हीट यानी जौ और गेहूं की खेती के। इसके साथ ही कौन सी जो एनिमल्स उनको पालते थे, सिप और गॉड्स को। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आयताकार घर है, जो एक रेक्टेंगुलर हाउस है वो मिला, जिसमें 4 कंपार्टमेंट्स इनका स्टोरेज के लिए प्रयोग होता था। हाँ, और ये स्केलेटल था, इसके साथ बकरियों को दबाया जाता था। यहाँ मान्यता यही होती थी कि जब भी आदमी मर जाता है तो वो किसी दूसरे स्थान पर यानी परलोक में जब जाता है तो वहां पर वो इसका सेवन कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ इसकी एक्सरसाइज है, आप इसे आराम से कर सकते हैं।